अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21 और K21 की PSL से मुताल्लिक खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में इस वक्त भी मुकाबले जारी हैं और नेशनल स्टेडियम पाकिस्तान वो जो है इस वक्त मरकज़ बना हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का, जहां इस वक्त मुकाबले जारी हैं। हैदराबाद किंग्समैन जो है वो इस बार इन एक्शन है मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ, और हैदराबाद किंग्समैन ने इस इवेंट में वापस से इस इवेंट को देखते हुए अपनी वापसी की शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है जब से मैक्सवेल ने कैंप को ज्वाइन किया। और मैक्सवेल ने ना सिर्फ कैंप को ज्वाइन किया, हमने कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखी मैक्सवेल के हवाले से। मास सदाकत को जो है वो एज अ लेफ्टी गाइड कर रहे हैं कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं। इतना बड़ा क्रिकेटर जब आपके इमर्जिंग स्टार के साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड करता है तो फिर इसके बाद ये बात कहना दुरुस्त हो जाती है कि यस, पाकिस्तान सुपर लीग इज़ अ ग्रेट इवेंट फॉर द इमर्जिंग स्टार्स, और ये बात सामने आती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अगर हम देखें, लाहौर कलंदर्स ने कल होने वाले मुकाबले में ना सिर्फ फतह समेटी, इसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो इस इवेंट के अंदर 5वीं पोजीशन पर जा चुका है। साथ साथ मैं एक और बात करूँगा, वो ये है कि कराची किंग्स जो है हमने देखा उसकी जानिब से शानदार परफॉर्मेंस थी, लेकिन येस व्हेन वार्नर इज़ नॉट इन द टीम इसके बाद परफॉर्मेंस जो है उनकी काफ़ी मांद पड़ रही है। आज उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। फरहान यूसुफ और मेंडिस की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को शिकस्त से 2-4 किया और एक अच्छा टोटल था स्कोर बोर्ड पर, और हमें अच्छा लग रहा था कि अच्छा टोटल जो है इसको बड़ा स्मार्टली शायद कराची रोक लेगी, लेकिन इट वाज नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर द कराची किंग्स, और कराची किंग्स को इवेंट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बड़ी ख़बर सामने आई है, और वो बड़ी ख़बर आई है, मैं बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि वो आई है मोहम्मद नवाज़ से मुताल्लिक। उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत मोतबर नाम, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 10,000 से ज़ायद रन, बड़े शानदार अपने वक्त के बैटर। फिर जब PCB के साथ मुंसलिक रहे तो एज अ सेलेक्टर बड़ा शानदार इन्होंने खिदमत अदा की। जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साथ भी मुंसलिक रहे, और इस वक्त आप साद बेग की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। यस, साद बेग और इस तरह के बहुत सारे ज़बरदस्त जो क्रिकेटर्स थे उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त इंस्पिरेशन रहे, क्योंकि सेलेक्टर भी थे जूनियर सिलेक्शन कमेटी के। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब महमूद हामिद साहब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया महमूद हामिद साहब कीमती वक्त देने के लिए। और कैसे देख रहे हैं एज अ क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 इस वक्त कराची में जारी है, तो कैसे देख रहे हैं इस इवेंट को नौजवान खिलाड़ियों के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम ताबिश, और थैंक यू जी। ओवरऑल अगर हम क्रिकेट देखें तो थोड़ा सा जो है आपके वो परफॉर्मर जो कि पाकिस्तान टीम के अंदर पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं और फिर आके PSL खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है अभी तक जो है नॉट अप टू द मार्क है। अगर आप देखें, अगर आप कोई नए अगर लड़के अगर वो चलें, उनका पहला सीजन या दूसरा सीजन है तो वो फिर भी सीख रहे होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान टीम से नीचे आके फिर PSL खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए एंड देन उनकी कोई ऐसा परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, तो वो एक जो है वो लम्हा फिक्रिया है कि ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में भी सिलेक्ट हुए हैं और उनको उनकी फ्रेंचाइज तो अगर आप देखें तो वो वहां पर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो ये चीज है। और ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जो है अगर हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर अगर हमने नहीं देखा इस PSL के अंदर, तो आगे चल के हमें थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। तो हमें ये देखना है कि हम इसका स्टैंडर्ड और कितना ऊपर लेकर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये इस दफा एक्सपेक्टेटर भी नहीं है, तो वो प्रेशर जो एक्सपेक्टेटर्स का होता है वो भी नजर नहीं आया। तो कुछ नई टीमें भी आई हैं। अब जो पिंडी की टीम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छी टीम थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक फॉर्मेशन अपनी नहीं बना सके कि किस नंबर पे किसको खिलाना है, क्या करना है, बॉलिंग क्या खिलानी है। तो खैर वो तो पहली टीम थी जो नई आई थी, लेकिन वो सारे के सारे अब तक मैच हारी हुई है। लेकिन जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने परफॉर्म किया है और जिस तरह बाबर लेकर चले हैं टीम को, अगर उनकी जो परफॉर्मेंसेज अगर आप देखें ओवरऑल, उनकी बॉलिंग देखें वो किस तरह अपनी बॉलिंग को लेकर चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस वक्त तो पेशावर ज़ल्मी बहुत ज़बरदस्त है। और अभी जो ग्रुप चल रहा है, आपको पता है कि इस वक्त जो टीमें हैं
कि 2 टीमें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहुंच ही गई हैं तकरीबन। पेशावर तो कंफर्म हो गई है, अब उनके साथ जो है मुल्तान है, फिर इस्लामाबाद है, कराची है और लाहौर है। तो इनमें से एक आध टीम और जाएगी, 4 टीमें ऊपर आएंगी। तो अभी जो मैचेस हैं वो देखना होगा कि किस तरह होते हैं, एवरेज को भी मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अच्छा एक सिचुएशन आ गई है। कुछ टीमें तो जो आपको पता ही है कि उनका कोई चांस नहीं बन पा रहा है। तो ये देखना कि आगे के आज के मैच या कल के जो मैचेस हैं उनमें किस तरह की परफॉर्मेंसेज आती हैं और जो फाइनल 4 हैं वो किस तरह टीम में आते हैं, वो सॉरी वो जो टॉप 4 में आते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा महमूद आमिर साहब कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपने बात की रिजवान और उसकी टीम के हवाले से, बड़ी महंगी टीम थी और बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही इस इवेंट में। रिजवान की अब तक की शिकस्तों की बात की जाए, ही डिफीटेड इन 8 मैचेस, लेकिन फ्रॉम सिंस कैप्टन टिल नाउ 22 मैचेस में शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। तो एज ए कैप्टन आपने कैसे पाया मोहम्मद रिजवान को, क्योंकि आपने भी बड़े बड़े कप्तानों के साथ क्रिकेट खेली है, मोइन खान साहब, वसीम अकरम साहब, इंज़मामुल हक साहब। तो रिजवान को एज ए कैप्टन आपने कैसे पाया? देखिए समटाइम्स होता है कि आपके ऊपर एकदम ऐसा बैक पैच आ जाता है कि आपसे खुद भी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही होती है और कैप्टनसी में भी, और आपकी टीम भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही होती है जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो टीम देखें जो होती है ना, फॉर्म जो होती है वो जिसे कहना चाहिए कि कभी भी खराब हो सकती है। तो अब रिजवान पे बैक पैच ही समझ लें कि वो आया हुआ है और जिस तरह का उन पर प्रेशर डेवलप हुआ है ओवरऑल अगर आप देखें तो डेफिनेटली वो प्रेशर मेरे ख्याल से वो नजर आ रहा है। लेकिन उनकी टीम का कॉम्बिनेशन, टीम देखें, टीम अच्छा करती है ना तो एक आध मैच में फिर आप निकल आते हो, लेकिन उनकी टीम ही जो ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। इंडिविजुअल्स उनके एज सच परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। कैप्टनसी तो बाद में अलग आ जाती है, जब इंडिविजुअल्स आपके मैच विनर नहीं बन पा रहे तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर रिजवान को बेनिफिट देना चाहिए कि ओवरऑल अगर आप मुल्तान सुल्तान की जब देखें, उन्होंने कैप्टनसी की, टीम उनकी जीती भी है और उन्होंने परफॉर्म भी काफ़ी सारा किया है। तो एक आध बैड सीजन आ जाता है इंसान के ऊपर, तो वहाँ पर देखना होता है कि आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, किस उस मुश्किल से निकलने के लिए आप क्या क्या इकदाम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से एज ए प्लेयर तो बैक पैच आ गया, लेकिन एज ए टीम उनकी टीम ही जो है वो कहीं पे परफॉर्म नहीं कर पा रही है और कुछ लड़कों के जो फॉर्मेशन है वो भी ठीक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो मुसलसल जो है वो हारते चले गए। तो मेरे ख्याल से उनको इन चीज़ों को, इनकी मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन से लड़के किस तरह लेने हैं, कौन सा जो मैच विनर होता है किस तरह। तो अभी उनका पहला सीजन था तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको चांस देना चाहिए। नेक्स्ट सीजन में हम देखेंगे कि अगर वो फिर ये गलतियां करते हैं तो इट मीन्स के फिर वो जो है वो उनसे टीम नहीं बन पा रही है। तो मेरे ख्याल से अगले सीजन में हमें इनको देखना पड़ेगा कि इनकी टीम किस तरह परफॉर्म करती है। बिल्कुल सर, हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट है ज़ुबैर नज़ीर साहब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया ज़ुबैर नज़ीर साहब कीमती वक्त देने के लिए। अब एक और नया मामला सामने आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट, और अगर कंट्रोवर्सी इसमें ना हो तो फिर ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी। आईसीसी की जानिब से अब एक मामला सामने आया है और वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शिकायत की है कि जो पाकिस्तानी ऑलराउंडर है मोहम्मद नवाज़, उन्होंने कुछ ऐसे ड्रग्स इस्तेमाल किए जिसके बाद जो है उन्होंने कंप्लेन की, जिससे मुतालिक इस वक्त तफ्तीश का अमल जारी है। और पाकिस्तान के जो मीडिया डायरेक्टर हैं क्रिकेट बोर्ड के, आमिर नज़ीर, उन्होंने भी इससे मुतालिक ट्वीट किया है। तो सबसे पहले सर मुझे बताइएगा, मेरे नाजरीन को बताइएगा कि एक होता है डोपिंग टेस्ट जो हम करते हैं, डोपिंग ड्रग्स, वो क्या होते हैं, और ये है रिक्रिएशनल ड्रग्स, इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? हेलो जी जी ज़ुबैर नज़ीर साहब, आप रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ बहुत रुक रुक के आ रही है। अच्छा मुझे काइंडली ये बताइए कि ज़ुबैर नज़ीर साहब, ये जो मामला है मोहम्मद नवाज़ के हवाले से, तो हमारे नाजरीन को काइंडली गाइड कीजिएगा। एक होता है डोपिंग टेस्ट, जो डोपिंग टेस्ट किया जाता है, तो उसमें क्या फ़र्क है, और ये रिक्रिएशनल ड्रग्स जो अब लिए गए हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, डोपिंग टेस्ट तो आप समझ सकते हैं कि ओलंपिक्स के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं
उनमें जो है लिया जाता है और इसके लिए एक एजेंसी मुख्तस है, बल्कि जो कि वो इस वाले से काम करती है जो कि IOC से रिलेटेड होती है। उसके अलावा क्रिकेट के मामला में जो है जरा फर्ज मुख्तलिफ होता है, गो के ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन ये कि डोपिंग टेस्ट का जो होता है ड्यूरिंग दी मैच जो है वो आप ले सकते हैं। और ये रिक्रिएशनल ड्रग्स जिसकी बात की जा रही है, ये क्या सेहत के लिए मुनासिब है या बड़ा खतरनाक है? नहीं, खतरनाक तो कोई भी चीज जाहिर है कि जो अकॉर्डिंग टू रूल वो जिस चीज को आप वायलेट कर रहे होते हैं वो खतरनाक होती है। और ये भी जाहिर है कि किसी भी क्रिकेटर के लिए या किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए एक वायलेशन होती है कि अगर वो कोई ड्रग्स किस्म की इस्तेमाल करता है। तो ये जो टेस्ट किए गए हैं जाहिर है कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ज़ेर तफ्तीश है। तो जैसे कि PCB का भी कहना है कि जाहिर है कि मामला ICC के अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उस मामले पर आदमी क्या इज़हार करेगा ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, क्या अगर इस केस में सज़ा के मुर्तकब पाए जाते हैं मोहम्मद नवाज, तो क्या फिर उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है और सख्त से सख्त क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, उसमें यह है कि ICC जाहिर है कि आपको पता है कि एक कौंसिल की हैसियत रखती है और उसके जो मेंबर्स हैं वो जाहिर है कि उसकी अरकान की हैसियत से जो है, क्योंकि गो के आपको पता है कि ICC का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन मेजोरिटी की बेस के ऊपर जो वो कानून बनाते हैं उसके ऊपर जाहिर है कि इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो ICC जो भी कानून या डिसीजन लेती है तो उसके ऊपर जो भी मेंबर्स होते हैं, रुकन ममालिक होते हैं, जो भी बोर्ड होते हैं या एसोसिएशन होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। अब एग्जाम्पल जो इस मामले में है, अगर वो मिसाल के तौर के ऊपर ICC की जो भी रिलीवेंट कमेटी है वो अपना कोई डिसीजन बनाती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लाजिम और मलजूम होगा कि वो इसको फॉलो करे और अपने क़वाइद के मुताबिक जो है उसके ऊपर अमल दरामद करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ICC मोहम्मद नवाज को साबित करती है या जो मुतालिका कमेटी है वही साबित करती है कि इन्होंने जुर्म किया और जुर्म का इरादा किया, तो उस सूरत में अगर जो भी पाबंदी ICC की जानिब से अगर लगाई जाएगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लाजिम होगा कि वो इस पाबंदी को अपने मुल्क में भी इम्प्लीमेंट करे। जी अच्छा, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, फिर मैं महमूद आमिर साहब से भी सवाल करूंगा। अभी मेरी बात हो रही थी मोहम्मद आसिफ से, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ कह रहे थे कि बड़ा आजकल तो सख्ती है और इतना आसान नहीं है, डॉक्टर्स मौजूद होते हैं वहाँ, वो हमेशा हर चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो क्या आज के दौर में इतना आसान है जिस तरीके से जो इल्ज़ाम लगाए मोहम्मद नवाज पर? देखिए, इस हवाले से फिर अगेन मैं कहूँगा कि मैं अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उस मामले पे ज़्यादा इज़हार करना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि ये लफ्ज़ जो होते हैं आपके अदा किए हुए अल्फाज जो होते हैं वो कानून की गिरफ्त में आते हैं। और लेकिन कोई भी अगर ऐसा मामला हो तो इन्वेस्टिगेशन जो भी होती है, अगर मिसाल के तौर पे जो भी टेस्ट है तो वो हक है, उनका हक है और कानून इजाजत देता है इस बात की कि किसी भी खिलाड़ी का जो है टेस्ट किया जाए, तो उसमें एग्जाम्पशन किसी को नहीं दी जा सकती। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की। ज़ुबैर नज़ीर साहब की आप भी हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। मेरे साथ मौजूद है महमूद आमिर साहब, पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर। महमूद आमिर साहब, क्या देख रहे हैं इस वक्त, ये जो मामला सामने आया है इस पर क्या बात करेंगे? क्योंकि हमने माजी से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी हैं होती हुई, लेकिन फिर वो कहते हैं ना, बताया जाता है हाथी आया, फिर बाद में हाथी होता नहीं है। तो क्या ये भी इसी तरीके से मामला जो है हल हो जाएगा? एज अ क्रिकेटर क्या समझते हैं? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर प्लेयर को जो भी इनके जो सेमिनार्स होते हैं और इसके अंदर सारी हर चीज जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो सारी ब्रीफ करता है। इवन जो आपका डोपिंग टेस्ट है उसके ऊपर भी सारे लीफलेट्स निकलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप कौन सी दवा ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते, कौन सी ड्रग जो है वो अलाउ है, कौन सी नहीं है। जो भी बूस्ट करती है आपको मैच के दौरान जो भी है तो वो अलाउ नहीं होती। उसमें बाकायदा लीफलेट के अंदर वो ड्रग्स लिखी भी होती है कि ये वाली ड्रग्स आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो अवेयरनेस के तौर पे तो अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो उनके डॉक्टर्स हैं वो सब प्लेयर्स को ब्रीफ करते हैं, ठीक है ना। अब ये डोपिंग जो केस है तो आपका एज पर PCB और एज पर ICC वो किसी भी वक्त आके किसी भी प्लेयर का टेस्ट ले सकते हैं, उनको अलाउ है। तो वहां वो देखते हैं कि भाई चीजें ठीक है या नहीं है ठीक। आप देखें, आप अगर प्रीवियस भी चले जाएं, आपके 2 प्लेयरों का नाम नहीं ले रहा, वो एक टूर्नामेंट से इन्हीं केस के अंदर बैन हुए थे, फिर वो उनको वापस भेजा गया था। तो
उनके कोड ऑफ कंडक्ट में सारी चीजें ब्रीफ हैं। अगर वो प्लेयर कोई लेता है तो उसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई गलती, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अवेयरनेस प्रोग्राम सारे प्लेयर्स को देता है। तो वो तो प्लेयर के ऊपर इन्हें डिपेंड कर रहा होता है कि प्लेयर वो उस चीज को अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से वो इन्वेस्टिगेशन में चीज जाएगी कि उन्होंने क्या चीज ली है। जब इन्वेस्टिगेट हो जाएगा और अगर उसके ऊपर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी चीज निकलती है कि इन्होंने वो ड्रग्स यूज की है जो ममनू है, डेफिनेटली उसके मुताबिक उनके ऊपर जो भी है वो जो है वो सजा होगी। लेकिन अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो हम पहले से चीज नहीं बोल सकते। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलवेज हर प्लेयर को अवेयर करता है, लीफलेट के थ्रू उनको भेजता है, सारी चीजें होती हैं। तो प्लेयर ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था और कौन सी ड्रग लेनी है कौन सी नहीं लेनी। तो मेरे ख्याल से अब जो है अंडर इन्वेस्ट, पहले हम इसको देखते हैं कि वो आईसीसी इसके ऊपर क्या देखता है क्या करता है। अभी तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो हम पहले से इस पर कोई मेरे ख्याल से बात करना मुनासिब नहीं है। और जो मैंने आपको बताया अवेयरनेस प्रोग्राम, तो वो प्लेयर्स को सबको पता है। अच्छा, एक और चीज़, बुनियादी सवाल ये, आज मेरी गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ साहब से। मोहम्मद यूसुफ साहब हैरान थे जिस तरीके से रावलपिंडी की मुसलसल शिकस्तों का सामना हो रहा है रावलपिंडी को रिजवान की क़यादत में। तो वो कह रहे थे रिजवान ने टीम को बिठा दिया है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं महमूद हामिद? मैं इस चीज को इसलिए इस तरह मैं नहीं कह सकता। ठीक है, यूसुफ का अपना एक ओपिनियन होगा, लेकिन कप्तान का डेफिनेटली बहुत ज्यादा रोल होता है टीम की फॉर्मेशन बनाने में, टीम को लेकर चलने में। मैंने जैसे आपसे कहा ना कि खुद की जब आपकी फॉर्म गिर जाती है, आपसे खुद परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, तो समटाइम ऐसा होता है कि आप जो है वो आपका दिमाग ही नहीं चल रहा होता है एज ए कैप्टन। तो वहां पर मैनेजमेंट को जरूरी नहीं है कि अगर रिजवान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आप बीच में भी किसी और को कैप्टनसी दे सकते थे, ताकि टीम तो कम से कम खड़ी होती है और रिजवान के लिए भी फायदा होता। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैनेजमेंट से थोड़ी सी गलती हुई। देखें, अगर आप किसी के टीम के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो आप बैठ के बात करते हैं, अपने कैप्टन से बात करते हैं कि भाई ऐसा है। कितनी फ्रेंचाइजीज में ऐसा हुआ है कि दूसरी अगर आप लीग देखें वहां पर कैप्टन को उन्होंने जो है वो चेंज किया है, इवन उनको ड्रॉप भी किया है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, इतने मैचेस हो गए, तो आप सेल्फ जो है वो अपने आप को डाउन कर लेते हैं। आप कह देते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा तो किसी और को चांस दें। तो यहाँ पर ये चीज का थोड़ा सा मैं समझता हूँ फुकदान है, तो बंदे को खुद भी अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो गलती है वो डेफिनेटली मैनेजमेंट जो उनकी है पिंडी की, उसकी भी बहुत बड़ी गलती है कि वहां पर वो बहुत ज्यादा रिलाय करते चले गए और कैप्टन के ऊपर। तो उसका नतीजा आप देख लें कि अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं एक मैच भी वो नहीं जीत सके। बिल्कुल, हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। मिर्ज़ा साद बेग से मुतालिक बड़ा अहम सवाल भी मुझे आपसे करना है। जुबैर रजी साहब, काइंडली मुझे आप बताइएगा, इस वक्त जो सारा मामला चल रहा है, रिजवान और उसकी टीम जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही है। मेरी बात हो रही थी जब मोहम्मद यूसुफ साहब से, तो वो कह रहे थे कि इंज़िमामुल हक साहब और मोहम्मद रिजवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंज़िमामुल हक साहब जो है वो कुछ नहीं कर रहे, इतनी बड़ी टीम, इतनी महंगी टीम और इस तरह की परफॉर्मेंस। वो बड़े हैरान थे। उन्होंने कहा इंज़िमाम जैसा बैटर अगर हो और रिजवान ओपन कर रहा हो तो मुझे हैरानगी महसूस हो रही है। तो आप क्या समझते हो, जो डगआउट के अंदर माहौल है वो मुकम्मल अलग है, क्योंकि आप कराची में मैचेस को फॉलो भी कर रहे हैं, और जिस तरीके से टीम की परफॉर्मेंस जो मुकम्मल अलग है, रिजवान सुपरमेसी है टीम के साथ? देखिए, इस मामले में तो मैं महमूद भाई ने जो बात की है 100% एग्री करूंगा कि रिजवान की अगर बात करें तो रिजवान जाहिर है कि कोई भी हो जो कैप्टन होता है वो लीड करता है, और कैप्टन की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो बहुत बेस करती है टीम की कारकर्दगी के ऊपर। तो रिजवान की जो प्रीवियस परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है, वो बहुत डाउन जा रहा था। लेकिन जैसे कि आपने खुद कहा, तो जाहिर है कि रावलपिंडी जैसे फ्रेंचाइज है वो नई फ्रेंचाइज थी और सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी, पूरे इवेंट की सबसे महंगी। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट ने जो कुछ फैसले किए उन्होंने जल्दबाजी में किए, उनके पास वक्त की भी कमी थी, और जल्द में जो है जल्दबाजी में मैनेजमेंट जो है कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि टाइम की कमी थी, उनके पास टीम सिलेक्शन उनके पास जो प्रॉपर नहीं हो सकी। हाँ, अगर रिजवान की बात की जाए तो रिजवान इंडिविजुअली जाहिर है कि डाउन जा रहे हैं, और उनका फ्यूचर भी ऐसा लगता है कि T20 में अब इख्तिताम की जानिब है। तो बहरहाल रावलपिंडी से इतनी बुरी कारकर्दगी की तवक्को नहीं थी, लेकिन किसी इंडिविजुअल को
नाम देना, इंतजाम को नाम देना। कोई भी बड़ा अच्छा कोच होता है, बहुत वक्त उसकी टीम गलत परफॉर्म कर जाती है और वो डिक्लाइन पे चली जाती है, या कोई छोटा कोच होता है, छोटा तो कोई भी कोच नहीं होता, मतलब ये कि उतना वो फैमिलियर नहीं होता। अगर वो कोच अच्छी परफॉर्म ना कर पाए तो टीम जो है तो जाहिर है कि नाकामी के तरफ जाती है। बिल्कुल मायूसी पैदा होती है, ठीक कह रहे हैं आप। महमूद आमिर साहब काइंडली आप इस हवाले से बताइएगा, स्टार्ट में हमने देखा था रिजवान ने एक बयान दिया था इवेंट शुरू होने से पहले, उसने कहा था जिसका जो भी नज़रिया हो, लेकिन मेरा नज़रिया है कि मैं एज अ ओपनर बैटिंग करूँगा। इसके बाद ये चीज़ को हमने फील किया, रावलपिंडी की टीम के अंदर दीगर और भी खिलाड़ी थे, शाहजेब को एक मैच में लास्टली चांस दिया, इससे पहले अब्दुल्ला फजल को हम टॉप ऑर्डर में देखते हैं, लेकिन यस यू यूटिलाइज हिम इन अ मिडल ऑर्डर। यासिर को जो है आप इस्तेमाल कर रहे थे, ही वॉज प्रोग्रेसिव इन कपल ऑफ मैचेस, लेकिन इसके बाद वो प्रोग्रेसिव नहीं हुए। रिजवान की बातें, बयानात और फिर उनकी कप्तानी और फिर उनकी परफॉर्मेंस, इस सब ने रावलपिंडी को बड़ा डाउन कर दिया। देखें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप खुद कैसे कर सकते हैं कि मैं एज ए ओपनर ही खेलूंगा? यार आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा है, यार आप टीम के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहे हो, तो आपको खुद भी तो रियलाइज करना चाहिए। तो कैप्टन जो होता है फ्रंट से लीड कर रहा होता है, सारी टीम को लेकर चल रहा होता है। आपसे नहीं हो रहा परफॉर्मेंस, आप नीचे आ जाओ, आप अपना नंबर नीचे कर लो, अब्दुल्ला फजल से ओपन करा लो। आप यासिर को तो आप कह रहे हो कि वो मेरे साथ बड़ा अच्छा यूं है वो है, लेकिन उस बच्चे को भी तो देखो जो कि अच्छा। लेकिन एक और चीज़ मुझे काइंडली बताइएगा, ये महमूद आमिर साहब, ये जो जुबैर रजी साहब बात कर रहे हैं कि रिजवान का T20 में करियर ख़त्म हो गया है, एज अ सेलेक्टर मैं आपसे अगर सवाल करूं, अगर इस वक्त आप सेलेक्टर हो तो क्या रिजवान के मुतालिक T20 में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रिजवान इज़ नो मोर इन द T20 क्रिकेट? यार देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कोई ऐसी बात ना करें कि हमें जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर टीम में उसकी जगह बनती है, एज ए ओपनर में ही बनती है जगह उसकी। अगर वो खेलना चाहता है नीचे और 5वें 6ठे नंबर पे, तो अपने आप को उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि T20 के अंदर आपको जो 5वें 6ठे नंबर का बैट्समैन होता है, उसको किस तरह क्रिकेट खेलनी है, उसको स्ट्राइक रेट भी अपना अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा, काइंडली मुझे हेल्प आउट करें महमूद आमिर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जूनियर सिलेक्शन कमेटी में थे, वहाँ साद बेग को हमने देखा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा था, कराची किंग्स के साथ उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस लगी रही इसी इवेंट के अंदर, उससे पहले डोमेस्टिक सीजन में वो परफॉर्म करता रहा। अगर किसी को नीचे के नंबर पे खिलाना है तो वाई नॉट साद बेग, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। या फिर एज अ सेलेक्टर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपको पूल ऑफ प्लेयर दिए गए हों कि इनमें से किसको कीपर जो है सेलेक्ट करना चाहिए, तो आपकी लिस्ट में टॉप ऑफ द नेम कौन सा होगा? देखिए, डेफिनेटली जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें तो साथ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन साथ साथ रोहिल नजीर भी अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है, और क्या हाजी गौरी ने भी अभी प्रेसिडेंट कप में परफॉर्मेंस की है। देखिए, जब सिलेक्शन हो रही होती है ना, तो आप बहुत से एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पर आप खिला सकते हो किस प्लेयर को, सही है? तो टेस्ट मैच के अंदर जो टेस्ट मैच जो टीम बनी है, जो मैं समझ रहा हूँ उन्होंने जो गाजी को जो लिया है, तो वो इसीलिए उसने मेरे ख्याल से उसको लिया है कि वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है, वो नीचे नंबर पे बैटिंग करता है। तो वहां पर आपको टेस्ट मैच में 7वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए। अगर आप 6 बैट्समैनों से खेलते हैं, 7वां विकेट कीपर हो जाता है आपके, या 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर, या 1 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर, या 3 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर के साथ आप जो है वो 11 की कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ समटाइम होता है यही है कि हम 5 बैट्समैनों के साथ चले जाते हैं, हम एक ऑलराउंडर बीच में ले लेते हैं, फिर एक विकेट कीपर ऑलराउंडर हो जाता है। तो समटाइम ऐसा ही होता है कि जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही रिस्पेक्ट देख रहे होते हैं। अगर क्योंकि साद बेग जो है वो ऊपर नंबर पे खेलता है, 3 नंबर पे या ओपन करता है, तो अगर उसकी डेवलपमेंट, अगर वो मिडिल ऑर्डर के अंदर भी अगर वो खेलता, तो अगर वो फिर सिलेक्ट नहीं हो तो फिर तो बहुत, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाती। लेकिन समटाइम ऐसा ही होता है कि आपको देखना पड़ रहा होता है बहुत सी जगहों पे। देखिए, हमारे साथ भी हो सकता है, जब हम खेल रहे थे हमने टॉप परफॉर्मेंसेस की, लेकिन मिडिल ऑर्डर आपका बहुत तगड़ा था, इवन जावेद भाई खेल रहे थे, बासित अली था, आसिफ मुश्तबा था, इंजमामुल हक था, इजाज अहमद, सलीम मलिक। तो समटाइम आपकी नहीं बन पा रही होती है जगह, आप अच्छे परफॉर्मर बनते कि पाकिस्तान टीम में प्लेसेस की जगह बनती है। आपने अगर एज ए ओपनर रन किए हैं तो एज ए ओपनर ही आपको देखा जाएगा कि यार कि ओपनर की जगह खाली है तो उसको वहां पर फिटिंग किया जाए।
और अगर मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर की जगह है तो वहां पर आपको देखना होता है। तो समाओ अगर आप वनडे या T20 के लिए बात करते तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली आप उससे ओपन करा सकते हैं वनडे के अंदर और विकेट कीपर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर तो बनती है, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर जब आपके पास जेन्युइन ओपनर जो हैं, इमाम है आपके पास, शान खुद है, और अभी आपने उसको अजान ओवैस को लिया है जिसने बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है, तो मेरे ख्याल से समटाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो जहां पर सिलेक्टर्स जो है वो बहुत से नजरियों को देख रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि किसी के साथ ज्यादती होगी, लेकिन बिकॉज बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, साथ में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, जिस तरह की वो इनिंग्स उसने खेली है इस साल, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, तो मेरे ख्याल से होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ताला वो आगे भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा और पाकिस्तान टीम में आएगा। बिल्कुल। सर तवक्कुफ़ कीजिएगा, जो ज़ुबैर नज़ीर साहब काइंडली आप इस हवाले से मुझे बताएं कि इस वक्त जो हम ये पाकिस्तान की टीम देख रहे हैं जिसको तश्कील दिया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, जो बांग्लादेश के खिलाफ हमें टेस्ट स्क्वाड खेलना है, इसको देखकर आप क्या समझते हैं? आपने डोमेस्टिक सीज़न को बड़ा फॉलो भी किया था, अब ये जो खिलाड़ी हैं जिनको पिक एंड चूज़ किया गया है, तो बात की गई गाजी गौरी के हवाले से, दीगर और खिलाड़ियों की बात की, अजान ओवैस डोमेस्टिक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। आज मेरी बात हो रही थी मोहम्मद आसिफ से, वो कह रहे थे कि अगर आपने ऐसी टीम बनानी है तो इससे बेहतर था कि आप सारे नौजवानों को चांस देते। आपने तो ऐसी टीम बनाई कि सिर्फ आपने बांग्लादेश को अपॉर्चुनिटी दी कि आओ और इजीली हरा दो हमें। हाँ बिल्कुल जी, इसमें जब अगर बात की जाएगी तो फिर बहुत सी बातें सामने आएंगी। अब ये टीम जो सिलेक्ट की गई है तो जाहिर है कि आपको पता है हेडहॉक के बेसिस के ऊपर काम होता है यहाँ पर, और हेडहॉक के बेस के ऊपर जो भी अवेलेबिलिटी थी उसको उन्होंने किया है। तो सिलेक्शन जो जाहिर है कि आपको पता है जिस तरह की हुई है सबके सामने है, अब टीम तो सिलेक्ट हो चुकी है, अब उसमें क्या क्रिटिसाइज करना। लेकिन ये कि बात ये कि हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि मेरिट की जो लड़ियाँ खेली जाती हैं और मेरिट पर जो है चुनाव नहीं होता, मनपसंद अफराद को जो है शामिल किया जाता है। जैसा कि मोहम्मद साहब ने भी कहा कि तो मेरिट के ऊपर जो सिलेक्शन होनी चाहिए और टीम का जो है फॉर्मेट उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। अब जो भी टीम बनाई गई है डेफिनेटली जाहिर है कि अच्छा, एक और चीज़ सामने आ रही है, वो ये है कि इस वक्त कल हमने देखा बड़े बड़े चैनलों पे, ज़ुबैर नज़ीर साहब काइंडली गाइड कीजिएगा, बड़े बड़े चैनलों पे खबर चलने लगी कि ओटिस गिब्सन जो हैं वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हो सकते हैं बांग्लादेश की सीरीज के दौरान। तो आपके पास इससे मुतालिक क्या खबर है? ये गलत है, इंटरसेप्ट ना किया करें। जब एक आदमी अपनी बात कंप्लीट कर ले या फिर आप इंटरसेप्ट किया करें, या आप इंटरसेप्शन जो मुनासिब अमल नहीं है। तो मैं टीम की बात कर रहा था, अगर आप हेड कोच की बात करें, किसी की बात करें, अब ये हेड ऑफ के ऊपर बनाया जाता है। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया या टॉप इंग्लैंड वगैरह से नहीं है। अब पाकिस्तान खेलता है, जिम्बाब्वे से खेलता है, बांग्लादेश से खेलता है, तो उसी के लेवल के उसी कैलिबर के प्लेयर भी हैं उनके पास, और वो जाहिर है कि क्लास उनके पास मौजूद नहीं है। तो कुर्बानी देनी पड़ती है, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, डोमेस्टिक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अच्छे प्लेयर्स को सामने लाना पड़ेगा और फिर ये कि उनको पॉलिश करके टॉप पर लेकर आए तो फिर बात करेंगे। अच्छा, ये गिब्सन से मुतालिक कोई खबर है आपके पास कि क्या वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने वाले हैं एज अ हेड कोच? नहीं, मेरे पास कोई इस वाले से नहीं। अच्छा, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। ज़ुबैर नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेरे साथ प्रोग्राम का पार्ट हैं महमूद हामिद साहब। महमूद हामिद साहब क्या कहेंगे? मोहम्मद यूसुफ साहब जो है उनसे गुफ्तगू हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान की बांग्लादेश से मुतालिक स्क्वाड का ऐलान किया गया, वेयर इज़ अली ज़रियाब, इतनी परफॉर्मेंस है उसकी 10-100 है, और अगर बात कीजिए अब्दुल्ला फजल की उसकी 400 है, आपने किस क्राइटेरिया पे उसको ले लिया टीम के अंदर? और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, ख़ासतौर पर विकेट कीपर्स के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, तो एक और टेस्ट क्रिकेटर से मेरी बात हो रही थी, वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक है, तो वो भी कह रहे थे कि बाकी जो विकेट कीपर्स हैं उनमें वो टैलेंट मौजूद नहीं है, वो बैटर विकेट कीपर्स हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम टू गाजी गौरी ये विकेट कीपर बैटर है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन दोनों मौक़िफ़ पर? ताबिश, आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही थी, मैं सवाल बिल्कुल नहीं समझ सका हूँ आपका। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद यूसुफ साहब जो कह रहे हैं वो बड़े हैरान है, वो कह रहे हैं कि अली ज़रियाब उसकी 10-100 थी और अब्दुल्ला फजल उसकी 400 है डोमेस्टिक के अंदर। आपने किस क्राइटेरिया पे पाकिस्तान की टीम का ऐलान किया है? और वो कह रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान की नई टीम बनानी है तो ये सबसे अच्छा मौका है। T20 के अंदर आप बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ला सकते हो, और ये जो अपने सीनियर खिलाड़ी हैं इनसे जान छोड़ाया, बहुत हो गया। देखें यार ताबिज, इसके अंदर बहुत सारे इफ एंड बट्स हो सकती हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन पाकिस्तान टीम यार पाकिस्तान की टीम होती है।
पाकिस्तान की कैप इतनी आसानी से नहीं बटनी चाहिए, आसानी से लोगों को बट रही है। जिस तरह मैंने देखा है कि बहुत से प्लेयर जो डिजर्व नहीं करते थे वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ गए, उनको कैप्स मिल गई, उनको आप देख रहे हैं, अभी आप पीएसएल में भी देख रहे हैं कि वो किस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा थोक मिजाज के साथ देखना पड़ेगा कि भाई कि ये कैलेंडर है। आप एक सीजन के अंदर अगर कोई परफॉर्मेंस इतनी आपको करता है, आप टीम के अंदर लेकर आ जाते हो भाई, एक दो सीजन तो देखो, एज ए बैट्समैन उसको देखो। अगर अली जरियाब की बात हो रही है तो उसने कितने सीजन में कितने रन के, कंसिस्टेंसी थी उसकी या नहीं थी, ये सारी चीजों को स्टैट्स के साथ आपको देखना पड़ेगा। और इवेंचुअली के सिलेक्टर्स को कुछ ग्राउंडों के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं। सर इतना बिजी कर दिया है सर आपने सर असद शफीक को इतना बिजी कर दिया है, अब सिर्फ डायरेक्टर डोमेस्टिक का जो है ना ओहदा बाकी है, वो भी आप उसको दे दें। इतने सारे तो ओहदे आपने वैसे ही उसको दे दिए। ये चीज बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि वो यहाँ पर NPS के भी NISC के भी हेड है, फिर वो सिलेक्टर भी हैं, वुमेन्स के भी सिलेक्टर हैं, आप बैटिंग कोच भी बन गए, अब वो टीम के साथ भी जा रहे हैं। अभी यहाँ पर देखें ना कैंप भी लगेगा, अभी वुमेन्स का कैंप लगने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जब आपके पास यहाँ पर बंदे नहीं हैं कि आप मुख्तलिफ उनको जिम्मेदारियां डिफरेंट दें, सिलेक्टर अलग होने चाहिए मेरे ख्याल से, कोचिंग स्टाफ अलग होना चाहिए। जैसे पहले था कि सिलेक्टर्स बिल्कुल अलग थे, कोचिंग स्टाफ अलग था, तो क्या ताकि हर बंदे की एक अकाउंटेबिलिटी तो हो सके। इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या मंतक है? एक ही तनख्वाह पे दो काम या फिर दो तनख्वाहें और अलग अलग काम? सर ये तो मैं नहीं कह सकता कि दो तनख्वाहें या बहुत सारी चीज के वो एक ही तनख्वाह के ऊपर इतने सारे काम, लेकिन मैं ये कहता हूँ डिवाइड होनी चाहिए ताकि प्रॉपर देखें। ये आप जो सिलेक्शन करते हैं एक प्रॉपरली आपको बस थॉट प्रोसेस होना चाहिए सिलेक्शन के अंदर कि आपने किस तरह सिलेक्शन किया। कोचिंग असाइनमेंट्स भी डिफरेंट होती है। आपको देखिए हमारे यहाँ बहुत जल्दी हम लोग कर जाते हैं कि असाइनमेंट देने के लिए आपको थोड़ा सा बुनियादी सवाल तो ये है ना कि जो हमारे रिसेंटली जिन क्रिकेटर्स ने कोचिंग कोर्स किया तो उन्होंने फिर क्यों किया? अगर आपने इसी तरह अपॉर्चुनिटी देनी है, असद शफीक को डोमेस्टिक खेलकर वो आए, वो डोमेस्टिक का सीज़न खेल रहे थे, आपने उन्हें सेलेक्टर लगा दिया, फिर वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे, आपने उनको एक और जिम्मेदारी दे दी, अब आपने उन्हें कोच भी लगा दिया, तो फिर जो बाकी क्रिकेटर्स हैं आप जैसे दानिश्वर क्रिकेटर्स, फिर वो क्या करें? उनका और सॉर्ट ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आपको देखना चाहिए ना कि जिम्मेदारियां देखिए, ये फुल टाइम जॉब्स हैं, आपको फुल टाइम देना पड़ता है। सिलेक्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको जूनियर सिलेक्शन कमेटी आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जूनियर सिलेक्शन कमेटी मैचेस के अंदर जा रही थी, सारे नीचे के मैचेस जितने भी देख रहे थे, इवन फर्स्ट क्लास मैचेस में भी जूनियर सिलेक्शन कमेटी जाती थी और अपने जो चीफ सिलेक्टर को वो बताते थे कि इस लड़के ने ये परफॉर्मेंस की है, इसकी ये पोजीशन थी, टीम की पोजीशन ये थी, उस वक्त जाके इसने परफॉर्म किया। समझे ना, स्टैट्स तो ये बता रहे होते हैं कि भाई 100 किया, 150 कर दिया। कंडीशन विकटें गिरी हुई थी, वहां पर उसने वो कैसा खेला, प्रेशर में वो कैसा खेला। जब बहुत से प्लेयर होते हैं जो कंडीशन अच्छी होती है, सब रन कर रहे हैं, वहां पर वो भी रन कर रहा है, लेकिन समाओ आपको देखना होता है कि कैसी पिच थी, उसके ऊपर वो टीम को कैसे लेकर आया। तो ये सारा फीडबैक जो है वो आप अपने चीफ सिलेक्टर को देते हो और आप उनसे बात करते हो। तो मेरे ख्याल से ये पूल ऑफ सिलेक्शन, एक जमाना था आपने स्काउटिंग भी शुरू की थी कि आपने कुछ स्काउट्स भी रखे थे जो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे, मैचेस को देख रहे थे, वो स्काउट्स करते थे, वो प्लेयर वहां से निकाल के आपको बता रहे थे। अब आपने सिर्फ 3-4 लोगों की एक सिलेक्शन कमेटी बना दी है जो कि जूनियर भी वही देख रही है, सीनियर भी वही देख रही है। तो भाई वो ग्राउंड में कब जाएंगे? ग्राउंड में उनको जाना पड़ेगा भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट के ग्राउंडों के अंदर जाके बैठना पड़ेगा। और उस दौरान मुझे अच्छी तरह याद है हर सिलेक्टर की ड्यूटियां लगी थी कि आपने कहाँ कहाँ जाना है। कोई जो फैसलाबाद में फैसलाबाद के मैच देख रहा था, कोई पेशावर में देख रहा था, कोई पिंडी में देख रहा था, मैं कराची में देख रहा था। तो वहां पर सबके फीडबैक और ये सारी चीजें वीडियोस निकाल के उनको दिखाई जाए, मतलब एक थॉट प्रोसेस के साथ चीजें हो रही होती हैं। अब आप एक ही बंदे को सारी चीजें दे दी हैं, वुमेन्स भी वही देख रहा है सिलेक्शन कमेटी, और फिर मेंस को भी वही देखेगा, तो एक ही बंदे के ऊपर देखें उसके लिए भी ठीक नहीं है, उसको इतना बर्डन हो जाएगा। तो सर ऐसी क्या गीदर सिंह की है, ऐसी क्या गीदर सिंह की है कि मतलब असद शफीक को इतना नवाजा जा रहा है? क्या वो खामोश रहते हैं इसके लिए उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? गीदर सिंह नहीं बता सकता कि भाई क्या वो क्या गीदर सिंह है,
मैं तो एक अपना जो है वो एक जेन्युइन ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए। आज असल में मतलब मेरी बात हुई ना, मैं जानना महमूद आमिर साहब ये चाह रहा हूँ कि मेरे कुछ एक्स क्रिकेटर से गुफ्तगू होती रही तो उन्होंने कहा असद शफीक को इतना नवाजा इसलिए जा रहा है क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा मशहूर है अगर कोई कुछ बोलेगा तो फिर उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, और खामोश रहोगे तो फिर आपके साथ अच्छा वक्त ही चलता रहता है। यार देखिए, मैं इस सिलेक्शन कमेटी में तो नहीं बैठता ना, तो मुझे नहीं पता ना कि इस सिलेक्शन कमेटी में क्या किस तरह की बात हो रही है, क्या हो रही है। लेकिन डेफिनेटली आप अपना ओपिनियन देते हैं सिलेक्शन कमेटी में। अगर आप अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, देखें दो चीजें होती हैं। अगर आप किसी प्लेयर के ऊपर बहस हो रही होती है तो आप या उस सामने वाले को कन्विंस कर दें या खुद कन्विंस हो जाएं, तो फिर टीमें बनती हैं। यहाँ कॉम्प्रोमाइजिंग में टीमें नहीं बन सकती कि आप कह रहे हो मेरा प्लेयर, एक प्लेयर उनका आ गया, एक प्लेयर उनका आ गया, एक प्लेयर किसी का आ गया, ऐसे नहीं बन सकती टीमें फिर खराब होती हैं। तो वहां पर टीमें खराब होती है, माहौल खराब होता है और परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक फरमाया जनाब महमूद आमिर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए, और आपने हमारा प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।